ह्यूमन राइट्स। पहला, मानवाधिकार का मतलब है समूची मानवता के अधिकार, नागरिकों के अधिकार नहीं, बल्कि दुनिया में समूची मानवता के अधिकार। अभी हम मानवता के अधिकार की बात करेंगे तो उसमें हमने बता दिया कि हमने मानवता को कैसे बांट रखा है। हमने मानवता का विभाजन कैसा कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 राज्य हैं। कितने महाद्वीप हैं। भूगोल वाले कैसे दुनिया को बांटते हैं। कितने महाद्वीप हैं। हमने दुनिया को 193 राज्यों में, उसके बाद दुनिया का विभाजन कैसा है, धर्म, प्रजाति, भाषा, अर्थव्यवस्था, इन सब से परे इन सब में कॉमन क्या है। दुनिया में आर्थिक प्रणाली अलग अलग है, व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, इन सब में साझा तत्व क्या है, मानव है। इसलिए जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं, इसका मतलब है किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी राज्य का व्यक्ति, किसी महाद्वीप में रहने वाला व्यक्ति, किसी भी लिंग का व्यक्ति। और कई बार ऐसे मानवता के सम्मेलन के माध्यम होते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ खेल था। ये भी आप देखेंगे दुनिया में एक तरफ वॉर चल रहा है, मानवीय प्रतिस्पर्धा और मानवीय एक्सीलेंस को दिखाना हो तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है। एक तरफ पश्चिम एशिया का वॉर है, यूक्रेन क्राइसिस है, लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा हो रही है और कुशलता दिखाई जा रही है, लेकिन प्रेम से, शांति से। तो दूसरा माध्यम क्या है, खेल। इसी कई बार मानवता इकट्ठी होती है। ये बताइए, गोल्ड मेडल देने में, कोई मेडल देने में धर्म, प्रजाति, महाद्वीप या किसी राज्य का भेदभाव किया गया। कई बार चीजें देखते भी हैं। इसलिए ओलंपिक होना, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राज्यों को मेंबरशिप दी गई है। दुनिया में शासन प्रणाली अलग है। तो ये बात मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि मानवाधिकार का बहुत बड़ा मतलब क्यों है, समूची मानवता के अधिकार। अब सवाल ये है, इसीलिए मानव अधिकार नैतिक है। अगर मानव अधिकार ऐसा है तो सभी को एक अधिकार मिला हुआ है, सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। जब ही नैतिकता की बात होती है, इसका मतलब मिलना चाहिए। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम नैतिकता की बात है। इंग्लिश में कहा कॉस्मोपोलिटनिज्म नैतिकता की बात है। लेकिन मानव की सबसे बड़ी विशेषता है मेरे बच्चों, कई बार इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ते हैं पावर, शक्ति, संघर्ष। तो सही मायने में मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, शक्तिशाली होना या नैतिक होना। मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, नैतिक होना। यही बात महाभारत युद्ध से लेकर वर्तमान तक बताई जा रही है। वर्तमान में भी महाभारत चल रहा है और दुनिया में हमेशा संघर्ष होता रहता है शक्ति और न्याय के बीच में, नैतिकता और पावर के बीच में। और मानवता होने के नाते हम हमेशा किसको प्रिफर करते हैं, नैतिकता को। इसी धारणा तो नैतिक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समूची मानव के अधिकार एक हो जाए, इसी को कहते हैं कॉस्मोपोलिटनिज्म। शब्द बड़े बड़े आ जाते हैं। कॉस्मोपोलिटनिज्म यानी सार्वभौम। इसी को हिंदी में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक जैसी आ जाए, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था हो। और आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो ये संभव भी है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल, मैंने कॉमनवेल्थ खेल बताया। दुनिया में अगर 27 देशों में यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक संगठन है। अमेरिका 50 राज्यों का समूह है। भारत भी अपने आप में 28 राज्यों का संगठन है। इन देशों में एक जैसे अधिकार हो सकते हैं, इन समूहों में एक जैसे अधिकार हो सकते हैं, तो मानवता के लिए एक जैसे अधिकार नहीं हो सकते। भाई इन समूहों में एक जैसे अधिकार होते हैं तो पूरी मानवता के लिए भी एक जैसे अधिकार हो सकते हैं। ये मानवाधिकार है।
तो दूसरी बात हमने कल आपको बता दिया था, ये मानवाधिकार का मतलब क्या है? राज्य के में रहने के नाते नहीं, नागरिक होने के नाते नहीं, बल्कि अधिकार किसके होने के नाते मिलेंगे? मानव होने के नाते। मानवाधिकार का विचार है। अब जो आप कहोगे अधिकार, आपको 2 किलो चावल चाहिए, गेहूं चाहिए या राइट चाहिए? कर्तव्य पहले होने चाहिए, अधिकार पहले होने चाहिए? हम कहते हैं अधिकार, मतलब बार बार शब्दों पर खूब ध्यान देते हैं। ये मानवाधिकार की बात स्पष्ट हो गई कि मानव के लिए, नागरिक के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं। तो मानव का महत्व क्या है? सबसे पहले मानव है और उसका जाति, धर्म और राष्ट्रीयता है। मानव है, यही तो मानवाधिकार है। लेकिन अब सवाल यह है कि मानवाधिकार है तो अधिकार क्या है? अच्छा, हम आप मानव ही हैं, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। तो सवाल दूसरा है, अधिकार क्या है? अधिकार है क्या? जैसे कहते हैं अधिकार, अधिकार क्या है? इसकी सबसे अच्छी परिभाषा की है ग्रीन ने। उन्होंने कहा अधिकार क्या है? एक दावा है, क्लेम है। अधिकार एक दावा है। आपने भी कोई दावा कर रखा है? याद रखिए, अधिकार गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट मिलना और दावा मिलना। अधिकार का मतलब ये नहीं कि 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल दे देंगे, ये राइट नहीं है। वेलफेयर अलग है, राइट अलग है। कर्तव्य में दावा नहीं होता। कर्तव्य का मतलब है कि आपको ये काम करना है, उसमें भाव है, अनुशासन है, प्रतिबद्धता है। राइट का मतलब क्या है? क्लेम है, दावा है। कैसा दावा? कैसा दावा? क्योंकि याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है वो व्यक्ति कैसा है? मानव होने का मतलब मैंने बता दिया, नैतिक होना या केवल भौतिक होना? नैतिक होना। मान ली हमने दावा कर दिया, आपने कल दावा कर दिया कि मुझे निःशुल्क शिक्षा चाहिए। आपका दावा ये नैतिक है, अनैतिक है? आपने कल दावा कर दिया कि पड़ोसी की संपत्ति हमारी है, यानी मेरे बच्चों, आपने दावा कर रखा है हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिलना चाहिए। दावा ही तो है हमारा, राइट है। और समय समय पर मानवता ने ये दावे किए। पहली बार आधुनिक जमाने में मानवता ने दावा किया था। पहली बार दावा कैसे हुआ? लोगों ने कहा भाई, ईश्वर ने हमें सद्बुद्धि दी है, तर्क दिया है, विवेक दिया है। इसे पहला दावा पूरे मानवता में क्या किया गया कि हम आस्था कौन सी होगी, हम कौन सी आस्था रखेंगे, हमारा धर्म क्या होगा, ये हम तय करेंगे। पूरे इतिहास में आप देखोगे अधिकार की उत्पत्ति कैसे हो रही है? हमने दावा किया। दावा किस बात का? क्लेम किस बात का? कि भाई हम पैदाइशी आजाद हैं। इसी तिलक ने दावा किया था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तिलक का दावा था। ये तिलक कुछ मांग रहे थे। इसे आप देखोगे सिद्धांत एक ही आता है। राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक ने क्या कहा? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी बाई बर्थ हम आजाद हैं। जब बाई बर्थ हमें जो अधिकार मिला हुआ है तो अंग्रेजों से क्या हम मांगे उस बात को? एक होता है मांगना, याचना करना। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे यहाँ जो पहली श्रेणी के लोग थे वो कहा करते थे कि महामहिम महारानी से थोड़ी याचना करिए, प्रार्थना करिए, वो आपको चीजें दे देंगी। तिलक ने कहा नहीं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दावा है। यही दावा इंग्लैंड के लोगों ने किया चर्च के खिलाफ, पोप के खिलाफ। पहली बार मानवता का दावा किसके खिलाफ आया था? चर्च के खिलाफ, पोप के खिलाफ। और उस समय आप जानते हो राजा, राजा भी बहुत शक्तिशाली ताकत थी। राजा भी तो यही दावा करता था कि मैं ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हूं। इसलिए अधिकार का मतलब क्या है? दावा करना। कल से लेकर आज तक दावा एक ही रहेगा या समय के साथ बदल जाएगा? इसलिए स्वाभाविक रूप में ग्रीन ने कहा, कोई लॉक ने कहा कि जब मानव पैदा हुआ है 3 अधिकार लेकर है। लॉक से पूछा गया कि मानव पैदा हुआ है, तो लॉक ने कहा 3 अधिकार है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार है। ग्रीन से पूछा गया, उनका नहीं, लिस्ट बताना मुश्किल है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी लिस्ट बताना मुश्किल है, दावे समय के साथ बदल जाएंगे।
इसलिए आज आपका दावा क्या है? निजता का अधिकार, अधिकार है। इसी अगर अधिकार और कल्याण में फर्क करना चाहें तो पुट्टा स्वामी के हिसाब देख लीजिए, बात एक ही है। अब आप कहोगे सर थियरी पढ़ा रहे हो, कोई IR पढ़ा रहे हो, पुट्टा स्वामी केस पढ़ा रहे हो, अधिकार तो एक ही है मेरे बच्चों। बात तो सिंपल समझ की है। अगर अधिकार दावा है तो क्या यूरोप, क्या इंडिया और क्या उच्चतम न्यायालय? उच्चतम न्यायालय वही कहेगा जो सैद्धांतिक बातें हैं। इसे पुट्टा स्वामी केस में यही तो कहा गया था, सरकार ने कहा था कि हम भाई अनाज देंगे, फ्री में ये सुविधाएं देंगे, लेकिन निजता पर अतिक्रमण कर सकते हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? कल्याण करना अलग बात है, कल्याण करते रहिए, लेकिन अधिकार को आप छीन नहीं सकते। इसलिए दावा हमेशा कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि 100 साल पहले निजता के अधिकार का दावा क्यों नहीं करते थे? 100 साल पहले किसके अधिकार, किसके दावा किया? ये भी दावा तो आज भी बहुत वैलिड है। आजादी का दावा तो रहेगा ही रहेगा। समय के साथ थोड़े दावे बदल जाते हैं, दावे करने वाले लोग भी बदल गए, कैसे कैसे मैं आपको इससे अधिकारों का दायरा बढ़ता चला गया। इसलिए पहला दावा कहाँ आया था? यूरोप में। पहला दावा कहाँ आया था? यूरोप में। गौरवमयी क्रांति हुई। गौरवमयी क्रांति में, अब इतनी बात तो आप GS में पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1688 में गौरवमयी क्रांति थी या मानवता का दावा था? मानवता का दावा क्या था? कि हमें पैदाइशी अधिकार है, ये राजा महाराजा जो बैठे हुए हो हमारे अधिकार को आप छीन रहे हैं। और पहले मानवता को क्या याद दिलाया जाता था? कर्तव्य नहीं, राजा ने जो कह दिया वो पालन कर लो, पापा ने जो कह दिया वो पालन कर लो, टीचर ने कह दिया जो पालन कर लो। पहले में सिखाया जाता था कर्तव्य। आधुनिक जमाने ने हमें क्या सिखाया? दावा, क्लेम। तो फिर उसके बाद दावा क्या किया गया? जब दावा आजादी किया गया तो लोगों ने कहा अरे भाई हमें मतदान का अधिकार भेज दो। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकी क्रांति का आधार क्या है? टैक्स ले रहे हो तो हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, टैक्स हमसे लोगे और जहां मर्जी हो निर्णय वो कर लोगे। यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दावा ही तो हमने किया। पहले बोलने का दावा किया, फिर किसका दावा कर दिया? कि भाई प्रतिनिधित्व का भी तो, चुनाव का दावा, यानी हमें राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार भी दो, मतदान का अधिकार भी तो दो। राइट टू रिप्रेजेंटेशन दावा हमने कर दिया कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अब देखोगे यहीं से जब हमने ये सब दावे शुरू किए, वो की शक्ति खत्म हो गई, राज्य की शक्ति यानी तानाशाही खत्म हो गई। दावा हमने अराजकता के लिए किया था या शासन को सीमित संवैधानिक बनाने के लिए? अराजकता के लिए थोड़ी दावा किया था कि व्यवस्था हट जाए, सरकार हट जाए, राज्य हट जाए। दावा किया था भाई तानाशाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बार तो दावा किया, वो हट गया, चर्च हट गया। ऐसे तिलक ने दावा किया कि यहाँ अंग्रेजों का शासन शोषणकारी हटे। और जब तिलक ने दावा किया, अब सवाल यह है कि भारत तो आजाद हो गया। आजाद हो गया तो दावा किया जाए, दावा बंद कर दिया जाए, क्लेम किया जाए कि नहीं किया जाए? तो यूरोप में भी क्लेम हुआ। तो पहले लोगों ने ये सोचा था यार चर्च हट जाएंगे, ये तानाशाही राजा हट जाएगा, तब हम बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे। बाद में लोगों को लगा नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अलग किस्म की विषमता पैदा कर रही है। पहले विषमता कौन करता था? राजा महाराजा और सामंतवादी लोग। बाद में राजा महाराजा सामंतवाद खत्म हो गया, लेकिन विषमता किसने पैदा कर दी? पूंजीवाद ने। इसीलिए पहले दावा किसका किया गया? राजनीतिक अधिकारों के लिए। फिर दावा किसका किया गया? लोगों ने कहा अरे भाई शिक्षा भी हमें मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, न्यूनतम आजीविका का अधिकार होना चाहिए, न्यूनतम वेतन होने चाहिए, पेंशन होना चाहिए। यानी हमारे पास दावा अब किसका आ गया? आजीविका का अधिकार होना चाहिए मेरे बच्चों। इसलिए भारतीय संविधान में देखो, पहले फंडामेंटल राइट, उसके बाद क्या है? निदेशक तत्व। इसलिए हमारे नागरिकों का पहला दावा क्या था? ब्रिटिश सरकार जाए। पहला दावा क्या था? अब तिलक ने कह दिया था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर यही दावा फंडामेंटल है तो आजाद हो गए। लेकिन आजादी किससे चाहिए? बेरोजगारी से चाहिए, अंग्रेजों से ही चाहिए।
आजादी किससे चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, केवल तानाशाही शासन हट जाए? आजादी किससे चाहिए? मच्छर से। एक मच्छर हमें क्या से क्या बना देता है मेरे बच्चों। आजादी किससे चाहिए? गरीबी से। आजादी किससे चाहिए? विषमता से। पहले दावा किया था पोप के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, राजा के खिलाफ, अब दावा किसके खिलाफ किया? इसलिए दावे बदल गए, एक जैसे रहे। इसलिए आप देखोगे, इसी बात को ध्यान से देखना, अनुच्छेद 21 में उच्चतम न्यायालय अधिकारों की व्याख्या अलग अलग करता चला जा रहा है। इसी सब सैद्धांतिक होता है। पहले पहले अनुच्छेद 21 में क्या लिखा गया? जीवन का अधिकार। पहले अनुच्छेद 21 में पूछा गया कि अधिकार क्या है? उनका जीवन का अधिकार, प्रताड़ना के खिलाफ अधिकार, कोई बिलावजह मारे पीटे नहीं, यही जीवन का अधिकार है। 1980 के बाद से उच्चतम न्यायालय ने क्या कहना शुरू कर दिया? शिक्षा, स्वास्थ्य। उच्चतम न्यायालय कह रहे भाई गरीबों को भी तो अधिकार दो, क्योंकि दावा केवल अमीरों का होगा क्या? क्योंकि अगर दावा अधिकार ही दावा है, समाज में सब किस्म के लोग एक जैसे तो नहीं है। तो हमारे जो कॉकरोच का दावा है उसको खारिज कर दोगे? कॉकरोच ने भी दावा किया है, लेकिन कॉकरोच हिंसा कर देंगे या लोकतांत्रिक तरीके से दावा करेंगे? इस एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जब दावा किया गया तो देखो इंग्लैंड में कितनी शांति से बात हुई, इसलिए इंग्लैंड के लोकतंत्र के मॉडल को अपनाते हैं। दावा करना हमारा राइट है, लेकिन वायलेंस करके या होले होले। ऐसे लोकतंत्र होले होले चलता है, हंगामा करके नहीं। हंगामा होना चाहिए शांतिपूर्ण, आवाज उठनी चाहिए शांतिपूर्ण। दावा हमने किया, इसलिए पहले पहले अधिकार कौन से आए? राजनीतिक। अधिकार क्या हो गए? सामाजिक और आर्थिक। फिर हमारा दावा बदला, दावा फिर बदला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि जब सामाजिक आर्थिक अधिकार का दावा हमने किया तो इसी बीच में एक महानायक आ गए, मार्क्स। उनका देखो दावा सवा वाली बेकार की बात मत किया करो, उखाड़ के फेंक दो। हमने कहा साहब क्या उखाड़ के फेंक दे? उनका राज्य, सरकार, ये सब देखो, क्योंकि उदारवादी हमेशा कहते हैं अधिकार मिलेगा व्यवस्था के अंतर्गत। भाई आप कहोगे राज्य ही नहीं हो जाए, सरकार ही हटा दो, तो मार्क्स बाबा ने क्रांति पैदा कर दी। लेकिन मार्क्स बाबा का दावा बड़ा रेडिकल था। बिना व्यवस्था के दावा देगा कौन, बांटेगा कौन, नए न्याय कौन करेगा? तो मार्क्स ने थोड़ा आके यहाँ हलचल पैदा कर दी थी। बाद में लोगों ने कहा देखो भाई, उनकी बात हम यहां तक स्वीकार कर लेंगे कि सामाजिक आर्थिक सुविधाएं दे देंगे, लेकिन अगर ये कहोगे कि हम राज्य ही हटा दें, सरकार हटा दें, ये हमसे नहीं हो पाएगा और ये व्यवस्था चलेगी भी नहीं। इसे दावा में पापा से कुछ मांगोगे, आप पापा को उखाड़ के फेंक दोगे। मेरे बच्चों, मार्क्स ऐसी कुछ बात कह रहा था कि हम व्यवस्था को ही नहीं बनने देंगे, व्यवस्था में दावा करेंगे, सरकार रहेगा, प्रशासन रहेगा। दावे की बात यहां पर आई, इसे थोड़ा सा हलचल पैदा किया गया। इसलिए अगर अधिकार दावा है तो दावा नैतिक होना चाहिए या अनैतिक होना चाहिए? नैतिक। लेकिन आप देखोगे फिर दावा अलग तरीके से चला गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी कंडीशन बदली, यानी ये दावे हैं, ये यही दावों को बाद में जब संविधान में लिखा गया, यही मानवाधिकार क्या बन गए? फंडामेंटल राइट। दावा किया था लॉक ने, दे किसने दिया? जेफरसन और मेडिसन ने। जेफरसन मेडिसन कौन थे? अमेरिकी संविधान निर्माता। दावा किसने किया था? लॉक ने। लॉक ने दावा किया था, मिला नहीं था। लेकिन जो हम दावा करेंगे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मिल ही जाएगा। तो दावा करना बड़ा जरूरी है। दावा किस बात का करें? कि हमें अधिकार मिले या व्यवस्था ही खत्म हो जाए? अधिकार मिले। इसीलिए आप देखोगे दावा नैतिक होना चाहिए, और नैतिक होना चाहिए जो समाज सम्मत होना चाहिए। समाज व्यक्ति का दावा है जो नैतिक होना चाहिए, जिसको समाज मान्यता देगा और राज्य रक्षा करेगा। यानी बिना राज्य के आप अधिकारों की बात नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइज बाई स्टेट एंड प्रोटेक्टेड, रिकॉग्नाइज बाई सोसाइटी, प्रोटेक्टेड बाई स्टेट। यानी ये बात तो ग्रीन ने कह दी कि बिना राज्य के आप अधिकार की बात नहीं कर सकते।
बिना राज्य के आप अधिकार की बात नहीं करेंगे। इसे मानवाधिकार क्या है? दावा है। तो मानवाधिकार को इसी श्रेणी में अगर देखा जाए तो आप देखोगे फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ी बात बदली मानवाधिकार के मामले में। इसी बात को कहने के तरीके अलग अलग है। पहले जब मानवाधिकार की बात आई, ये मानवाधिकार की बात कहां पाई? फ्रीडम फ्रॉम फियर। मानवाधिकार का पहला विचार क्या आया और सेकंड विचार क्या आया? फ्रीडम फ्रॉम वांट। यानी सामाजिक आर्थिक अधिकारों का नाम क्या है? अभाव से आजादी। ये क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। किससे फियर? राजा, तानाशाही शासन। भय से आजादी, तो भय राजा पैदा करता था। इसलिए आप देखोगे पहले हमारे मानवाधिकार कौन से आए? राजनीतिक, नागरिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना कि पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट में फर्क है। सिविल राइट का मतलब है जीवन का अधिकार। सिविल राइट का मतलब जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। हमारे संविधान में सारे अधिकार सिविल राइट्स है। एक होता है नागरिकों के अधिकार, एक होता है नागरिक अधिकार। दोनों शब्दों में अंतर है। नागरिक अधिकार का मतलब वो अधिकार जो हमें मानव होने के नाते जरूरी है। जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार। देखिए, धर्म का अधिकार देसी विदेशी दोनों को मिलता है। इसे कहते हैं सिविल राइट्स। यानी इसलिए कहा भी जाता है, लास्की से पूछा कि अधिकार क्या है? तो वे परिस्थितियां हैं जिससे मानव अपने सर्वोच्च क्षमता का विकास कर ले, वो अधिकार है। यानी कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके सर्वोच्च क्षमता का विकास करेंगे? जब लास्की से ही बात पूछा गया, अधिकार हम दावा करते हैं या अपने विकास की गारंटी देते हैं? इसे लास्की से पूछा गया अधिकार क्या है कहने के, और उनके शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं, हमेशा भाव समझा जाता है। ग्रीन ने कह दिया, ग्रीन की बात हमने रट ली, नहीं। इसका मतलब है अधिकार क्या है, आप में कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आप विकसित करना चाहते हो। ग्रीन से लास्की से पूछा गया अधिकार का मतलब क्या है? वो सामाजिक परिस्थितियां जिससे मानवीय व्यक्तित्व का विकास होता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सा आपका व्यक्तित्व है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं? अरे सीधी सी बात है, इंग्लैंड में रहना चाहेंगे या उत्तर कोरिया में? क्यों? परिस्थितियां कहाँ बेहतर हैं? यही तो गलास्की ने कहा, ऐसी परिस्थितियां जो आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। तो आपका व्यक्तित्व कैसा है? आजादी रखेंगे या खत्म कर देंगे? कहाँ मिलेगी? इसलिए मेरे बच्चों, अगर परिस्थितियां नहीं रहेगी तो जैसे किसान से पूछे गेहूं कहाँ बो रहे हो, तो कह रहे जाके गेहूं फर्श पे बो रहे हैं। गेहूं फर्श पे बोया जाता है खेत में? गेहूं मई में बोया जाता है या नवंबर में? क्यों? परिस्थितियां। परिस्थितियां। इसलिए अगर हम लास्की की बात कहें कि अधिकार वो परिस्थितियां हैं जिससे मानवीय व्यक्तित्व का विकास होता है, वो परिस्थितियां मिलती कहां है? जहां नागरिक और राजनीतिक अधिकार होगा। ये परिस्थितियां हैं, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। जब तक ये परिस्थितियां नहीं होंगी तो हम मानव थोड़े हो पाएंगे मेरे बच्चों। मानव सरकार बना लेता है, लेकिन उत्तर कोरिया में नहीं बनाने दिया जा रहा है। अगर उत्तर कोरिया की बात हम देखें तो वहां मानव रहते हैं या पशु रहते हैं? देखो, आज तक पशु अपनी सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि पशु में वो क्षमता ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, पशु ने कभी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नहीं किया। पशु में क्षमता ही नहीं है। खास बात है। इसे मेरे बच्चों, जो प्रकृति को ही नियंत्रित कर लेता है वो मानव है। जिसकी क्षमता अपार है वो मानव है। और कल कोई मुझसे बात हो रही थी, अलग अलग लोगों के विचार सुनने चाहिए। एक मेरे बैचमेट ही हैं, अब आध्यात्मिक जीवन है डॉक्टर, लेकिन चले गए हैं थोड़ी फिलोसफल जीवन में। तो उनसे बड़ी अच्छी बात होती, क्या बात बताते हैं? कहते देखो, जिसकी रीढ़ सीधी होती है
उसी में विवेक होता है। जिसकी रीढ़ हॉरिजॉन्टल होती है, पशु की रीढ़ कैसी होती है, मानवता की रीढ़ कैसी होती है। इसलिए हमें उच्चतम विवेक है। ओ माय गॉड, आप में उच्चतम विवेक है। आप क्या बन सकते हो, कल के लिए पीएम सीएम बन सकते हो। मुझे याद रखना अगर बन जाना तो, भूलना मत मेरे बच्चों। कई बच्चे भूल जाते हैं, ये गंदी बात है। इसलिए आप आइए, मेरे जो मेरे भोले भाले बच्चे बैठे हुए हैं, एक एक कोई डायमंड है, कोई प्लेटिनम है, आप में वो क्षमता है मेरे बच्चों। अब आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, आपको तो मजाक कर रहे हैं। मैं जब मैं कहता हूं बच्चे यूपीएससी एग्जाम पास कर जाएंगे तो बहुत छोटा टारगेट है। मैं तो कहता हूं प्रेसिडेंट तक बन सकते हो। द्रौपदी मुर्मू को पता था क्या ये बात? नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं पता था। आप में वो क्षमता है, लेकिन विकसित कौन नहीं होने दे रहा है? ये उत्तर कोरिया का तानाशाह। हटाएं कि ना हटाएं? और ये क्या करता है, भय पैदा करता है। और यही उत्तर कोरिया के तानाशाह। पहले राजा महाराजा क्या पैदा करते थे, भय। तो अधिकार में पहला क्या चाहिए, फियर फ्रॉम फ्रीडम। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, हमें ऐसी जगह रहना हो जहां हमारा मस्तिष्क भय से मुक्त हो। अंग्रेज क्या पैदा करते थे, मतलब उपनिवेशवादी, अब तो अंग्रेज कहना ठीक नहीं है, उपनिवेशवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था भय पैदा करती थी। इसे कॉमनवेल्थ गेम 1930 शुरू हुआ था, और वहां सब जाके महारानी के नतमस्तक हुआ करते थे, महारानी के शान में कसीदे पढ़ते थे। तो वहीं देखो, हमने चेंज कर दिया। दूसरी बात, और किससे हमें फ्रीडम चाहिए, किससे और अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार। लोकतंत्र हो जाए लेकिन गरीबी रहे, राइट टू वोट मिल जाए लेकिन पता चला कि भोजन नहीं मिल पा रहा है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स। और पता चला कि, इसलिए आप देखोगे एक अधिकार के बाद हमने दावा बदल दिया, इसलिए दोनों अधिकार बड़े जरूरी है। अब आप ये पूछोगे सर ये अच्छा बताओ, हम एक ऐसी कंडीशन देते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जैसी लागू कर दे, तो क्या फिर ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाए? उत्तर है नहीं। दोनों चीज जरूरी है मानव के, क्योंकि हम केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए पैदा नहीं हुए मेरे बच्चों। इसे हमने पहले एग्जाम्पल बता दिया। मानव क्या है, जिसमें असीम क्षमता है। इसी बात को जितने फिलोसफर हैं सब इसी बात को कहते हैं। मानव राज्य बना पाया, मानव ने मशीन बना ली, मानव टेक्नोलॉजी बना पाई। कभी विचार आपने किया ये सारे काम पशु क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पशु में विवेक नहीं है। इसे ब्लास्की ने कहा अधिकार क्या है, मानवीय क्षमताओं का उच्चतम विकास। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपकी क्षमताएं कैसी हैं? असीमित है, अनंत है। जितने फिलोसफर होते हैं, जो कांट से हन्ना अरेंट तक इसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, और इसलिए हमें फिलोसफर की जरूरत पड़ती है। ये बात साइंस नहीं समझ पाती। साइंस शरीर को, मानव को शरीर के रूप में देखती है। साइंस कैसे मानव को देखती है? शरीर। लेकिन जब हम देखते हैं फिलोसफर, तो मानव को विचार के रूप में, चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में देखते हैं, जिसको कभी नापा ही नहीं जा सकता। अगर साइंस का मामला बस वहीं तक होता है जहां ऑब्जेक्टिविटी आ जाए। इसे आप में अनंत क्षमताएं हैं, अनंत क्षमताएं हैं तो परिस्थितियां भी तो होनी चाहिए। अब कोई बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, स्कूल ही नहीं जा पाया, समस्या आएगी। लेकिन पता चला कि शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा सब कुछ मिल गई। चाइना, लोग आजकल बड़ी तारीफ करते हैं चाइना की, पुल बन गया। तारीफ होनी भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पुल बन गया, ये सब बन गया, बोलना मना है। अब जरा सोच के देखो, लोकतंत्र कितनी बड़ी बात है। कॉकरोच से मिलने से भारत सरकार के मंत्री गए, ये लोकतंत्र की बात है। जनमत क्या, जनमत में लोकतंत्र जनमत का बड़ा सम्मान करता है। क्या ये संभव है चीन जैसे देश में? पुल लेकर क्या करोगे? क्या चीन में, अभी बताओ, लोकतंत्र में कोई कहीं भी आपको नाराजगी है, कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। तानाशाही शासन में ऐसा उपलब्ध होता है क्या? इसे जब ये बात होती है, इसलिए बार बार विवाद होता है कि चाइना में मानवाधिकार नहीं है। यानी लास्ट क्लास में जो हमने यहां से बात शुरू की थी, मानव के मतलब क्या है, इस बारे में बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। और हमारा तो मामला इंटरनेशनल रिलेशन का है। चाइना में मानवाधिकार है या नहीं है? अब देखो सिंगापुर, सिंगापुर में बड़ा डेवलपमेंट है।
ली कुआन ने एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी खड़ी नहीं करने दी। रूस की आर्थिक हालत ठीक है, रूस एक तरीके से आप तुलना करोगे तो ठीक ठाक अमीर देशों में ही आ जाएगा। पुतिन किसी को बोलने नहीं देता। अभी बताओ चाइना में जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है वो जेल में बंद है। अब आप एग्जाम्पल अब देख लो, हाँ हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं, स्कूलिंग बड़ी अच्छी है, बाकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं चाइना में तो वैसी है कि आप जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका बार बार कहता है कि चाइना में ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि चाइना में राजनीतिक अधिकार नहीं है, नागरिक अधिकार नहीं है। आपको लगता नहीं सी जिनपिंग ऐसे शासन करने से कोई राजा महाराजा शासन करता है? लेकिन अगर चाइना से पूछोगे कि मानवाधिकार का मतलब क्या है, इसलिए मानवाधिकार शब्द पर यही विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहा जाता है मानवाधिकार सार्वभौमिक कैसे बनाया जाए, यही चैलेंज है। जब यही उत्तर आप चाइना से पूछोगे तो चाइना का जवाब भी सुन लो, क्योंकि हर पक्ष में सुनना चाहिए, तभी तो बाद में विश्लेषण का बनेगा। चाइनीज क्या कहते हैं? ये अमेरिकन पूंजीवादी, ये बेकार ये यहाँ चाइना का तर्क क्या है? ये अमेरिकन पूंजीवादी है, केवल कुछ पूंजीपतियों को शक्ति है। तो चाइना से पूछोगे कि एलन मस्क पावरफुल हैं कि और कोई पावरफुल है अमेरिका में? तो 10 5 एलन मस्क ये सब जो अमीर लोग हैं उन्हीं को अधिकार है, बाकी कौन सा अधिकार है? तो चाइना तो कहता है कि अमेरिका में लोग ज्यादा जेल में बंद हैं। अमेरिका में गरीबी खाई बहुत बड़ी है और हमने इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में गरीबी खाई दूर कर दी। इसलिए ह्यूमन राइट्स कैसा होना चाहिए? चाइना मॉडल या अमेरिकी मॉडल? ह्यूमन राइट्स कैसा होना चाहिए? चाइनीज मॉडल या अमेरिकी मॉडल? अब इस बात को तय कर लीजिए। इस वजह से बार बार ये बात होती है, चाइनीज मॉडल अमेरिकी मॉडल, ये दोनों मॉडल में अपर्याप्तता है। इसे स्कैंडिनेवियाई देशों में जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप देखते हैं, सबसे टॉप पर आते हैं स्वीडन, फिनलैंड, जहां दोनों चीजें हैं। इसे मानवाधिकार में क्या होना चाहिए? मच्छर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मानवाधिकार में क्या होना चाहिए? बोलने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे स्कैंडिनेवियाई देश इसीलिए हर पैरामीटर पर टॉप पे आते हैं, क्योंकि वहां पर आजादी भी है और सामाजिक आर्थिक अधिकार का भी प्रावधान है। लेकिन फिर मानव बदला, परिस्थितियां बदली, तो आप देखोगे कि मानवाधिकार का डिबेट हमेशा होता रहा, पूंजीवादी चाइना मॉडल, पूंजीवादी चाइना मॉडल। बाद में सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी यहां पर कहा कि भाई अब देखोगे धार्मिक रूप में जो आप व्याख्या कर रहे हो हमारा मानव नहीं है। उसके बाद कैसे मैं दावे बदले? यानी पहला दावा क्या बदला? नागरिक राजनीतिक अधिकार। दूसरा दावा क्या हुआ? सामाजिक आर्थिक अधिकार। दावा हमने तीसरा शुरू किया वो लगभग 1970s के बाद से। अब दावा करने वाले लोग बदले और मुद्दे भी बदले। अब 1970s के बाद देखो, और एक चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल थियोरी में, इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादा लिटरेचर पश्चिमी देशों के द्वारा ही लिखे गए हैं, विद्वान ज्यादातर उन्हीं के हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हीं का रेफरेंस बार बार देना पड़ता है। हमारे यहाँ के विद्वान कम है, या ये कह लिए कि रिसर्च कम हो पाया है, जो भी कारण है। तो 1970s के बाद, इसलिए बार बार हम यूरोप का एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 1970s के बाद क्या हुआ? यूरोप अमेरिका में आर्थिक संपन्नता काफी हो गई। अब आर्थिक संपन्नता आ गई, लोकतंत्र लगी गया, और थोड़ा धीमे धीमे ऐसा हुआ कि यूरोप में समाजवाद का महत्व थोड़ा कम हुआ, क्योंकि जहां जहां हंगरी में, रोमानिया में, बुल्गारिया में जहां जहां समाजवादी व्यवस्थाएं लागू की गई थी वहां आजादी का दमन किया गया, वहां आजादी पीछे की गई। परिणाम यह हुआ कि 1970s में बड़ी चीजें चेंज हुई। अब कुछ ऐसे लोग मैदान में आ गए जो कहते थे देखो भाई दावा हुआ, ये सब जो बेकार की बात आप कह रहे हो, वोटिंग राइट दे दो, शिक्षा स्वास्थ्य दे दो, हमारा दावा कुछ और है। और वो दावा करने वाली थी बहनें। महिलाओं ने कहा हमारा दावा है पहले पति हटे। हमने कहा बहनों सही बोल रही हो? उन्होंने कहा बिल्कुल। इसलिए मेरे बच्चों देखो समय के साथ दावे कैसे बदलते चले गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महिलाओं ने कहा कि भाई आप जो दावा कर रहे हो, पहले हमारा दावा है हमें परिवार से मुक्ति दी जाए। दावा बदल गया।
यानी अब आप देखोगे महिलाएं मानव हैं या नहीं है? तो अब बताइए, हम मानव अधिकार पढ़ रहे हैं या पुरुष या महिला का अधिकार पढ़ रहे हैं? यानी इसी बात में समझ लीजिए, जो मानव अधिकार है वो पूंजीपतियों का अधिकार है या समाजवादियों का अधिकार है? याद रखिएगा, पूंजीपतियों का मानव अलग है, समाजवादियों का मानव अलग है। तो सार्वभौमिक कैसे होगा? जब हम अधिकार के सार्वभौमिक होने की बात करते हैं तो अधिकार का सार्वभौमिक का मतलब है जो अधिकार पूरी दुनिया में रहे, विश्व में रहे, वो मानव अधिकार है। यहां तो मामला अलग ही दिख रहा है। अगर पुरुष और महिला का अधिकार अलग अलग हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए एक ही अधिकार चाहिए, अलग अलग अधिकार चाहिए? यानी चाइना के लिए अलग अधिकार, अमेरिका के लिए अलग अधिकार, महिला के लिए अलग अधिकार, पुरुष के लिए अलग अधिकार। जो चीज अलग अलग होगी सापेक्षिक होगी या सार्वभौमिक होगी? और इसी के बाद देखो 1970s में एक और बात आ गई। 1970s में और भी बात आई, क्योंकि एक तरफ महिलाओं ने कह दिया कि भाई पेट्रियार्की, जो पुरुष प्रधान समाज है, जो पितृसत्तात्मक सत्ता है, जो पेट्रियार्की है, वो हटना चाहिए। हमारा दावा ये है। और उसी के बाद 1970s के बाद हुआ क्या, क्योंकि एशिया से अफ्रीका से बड़े सारे लोग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे, कनाडा में। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बड़े सारे लोग एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी जाके बस गए। और उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया, और ख़ास तौर से तो हमारे यहाँ पंजाब से कनाडा में देखोगे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, इंग्लैंड में भारतीय 10 लाख से ज़्यादा है। आप समझ लो, इंग्लैंड में तो बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय 10 लाख से ज़्यादा है। तो इंडियन अमेरिका में तो आप देखो 40 लाख से ज़्यादा है। तो जैसे से भारतीय इन लोकतांत्रिक देशों में पहुंचे, जो मानवाधिकार, आज़ादी, समानता की बात करते थे, इन्होंने कहा भाई देखो, मानव का मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। केवल मानवाधिकार का यह मतलब नहीं है कि केवल व्यक्ति के अधिकार की बात आप करिए, बल्कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी राइट्स अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करिए। अल्पसंख्यक अधिकार अलग किस्म का होता है। तो आप माइनॉरिटी राइट्स की बात आप करिए, यानी सिख समुदाय के लोगों को अलग अधिकार होना चाहिए। सिख समुदाय के लोगों ने कहा भाई बताओ, हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी तो भाषा है ही नहीं, यहाँ पे केवल इंग्लिश पढ़ाते हैं। बाकी सिख समुदाय के लोगों ने कहा जब हम स्कूटर चलाते हैं तो फाइन मार देते हैं, कहते हैं हेलमेट लगाओ। अब साफे के ऊपर हेलमेट कैसे लगाया जाए? यहाँ इन लोगों ने, अल्पसंख्यक समुदाय ने कहा ना ना, सबके लिए एक जैसा अधिकार होना चाहिए, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तो आप देखोगे तिमलिका, भिखू पारिक, ऐसे लोग आ गए, माइनॉरिटी राइट्स लेकर आ गए। इसीलिए अगर अल्पसंख्यक को अधिकार अलग होगा, अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक है? क्योंकि हमारा मूल डिबेट यही था, मानवाधिकार के बारे में मूल डिबेट तो यही था कि अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक है। इसी बात को कहने का हमारे पास दूसरा भी तरीका है। अब अल्पसंख्यक अधिकार जब हो गया, कुछ लोग और उसी मैदान में आ गए। उनका भाई देखो, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक छोड़ो ये सब बातें, हमारा दावा कुछ और है। हमारा दावा यह है पुरुष पुरुष से विवाह करे, महिला महिला से विवाह करे। यानी अब किसकी दावा हो गई? LGBT राइट्स। दावा नैतिक है अनैतिक है? ग्रीन ने कहा था अधिकार वे दावे हैं, अधिकार वे दावे हैं जो नैतिक होने चाहिए। इसलिए हॉफील्ड ने जब अधिकार की बात की तो उन्होंने भी कहा कि दावे नैतिक होने चाहिए। लेकिन यहीं पे समस्या आ गई, दावा नैतिक है या अनैतिक है। इसी कहा जाता है 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी बात को सामान्य शब्दों में कि 3 पीढ़ियों के मानव अधिकार। ये 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन से हैं? पहला अधिकार क्या है? नागरिक राजनीतिक। दूसरा अधिकार क्या है? सामाजिक आर्थिक। तीसरा अधिकार क्या है? अल्पसंख्यक अधिकार, पितृसत्तात्मक अधिकार, पितृ यानी महिलाओं का अधिकार, बाद में LGBT, पर्यावरण अधिकार, सब इसी बात में शामिल होते चले गए। इसलिए मानव अधिकारों की धारणा गतिशील है या स्थायी है?
इसीलिए जो हमने नैतिक दावा किया था, कल के नैतिक दावे आज के मानवाधिकार बन जाते हैं। इसीलिए हमने जो पहले मॉरल क्लेम किया था ऑफ राइट्स के रूप में, इसे क्लेम करना चाहिए। पहले जरा सोच के देखिए, 200 साल पहले अगर ये कहा गया होता कि आधुनिक जमाने में महिलाओं को अधिकार मिलेगा, तो लोग नहीं मानते इस बात को। आज अधिकार मिल गया। अब अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यकों से पूछा गया कि आपको, अच्छा बताइए, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इन दोनों के अलावा अल्पसंख्यकों को तीसरा विशेष अधिकार चाहिए। किसका? जिससे उसे संस्कृति, भाषा, धर्म की रक्षा हो। कल्चरल राइट्स, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो। अब बताओ, अल्पसंख्यक अधिकार लोकतांत्रिक देशों में कल्पना करेंगे या तानाशाही देशों में? इसे सच माने में अधिकार तो लोकतांत्रिक देशों में ही मिलते हैं। याद रखिएगा, तानाशाही देशों में अधिकार केवल शासक का होता है, आम जनता का नहीं होती। लॉजिकल सी बात है, अधिकार इस बात से मिलता है कि राज्य सरकार का स्वरूप कैसा है। अधिकार इसी बात से मिलेगा कि स्टेट और गवर्नमेंट के नेचर कैसे हैं, तभी तो हमें अधिकार मिलेंगे। तानाशाही शासन में अधिकार नहीं मिल सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में आप दावा करोगे या राज्य ठांस देगा? दावा करोगे आप। इसे कहते 3 पीढ़ियों का अधिकार, इसी को कहते हैं अधिकार एक गतिशील धारणा है। इसी को बात कहते हैं अधिकार 3 पीढ़ियों का अधिकार। अधिकार एक गतिशील धारणा है और मानव अधिकार नैतिक व्यवस्था है। लेकिन कल के मानव अधिकार, जो कल के नैतिक दावे थे, आज विधि और संविधान में लिख दिए गए। कल के जो नैतिक दावे थे कहाँ लिख दिए गए? विधि और संविधान में। तो नैतिकता हकीकत बन जाती है। यही मानवता का संघर्ष है। लेकिन फिर लास्ट वाली बात फिर बता दें कि मानवाधिकार सार्वभौमिक है, सापेक्षिक। इसी इतना मान्यता देने से क्या आपको समझ में आया? सभी के लिए अधिकार एक जैसे हैं या अलग अलग होते हैं? अधिकार में क्या होगा? अब नाम अलग अलग होता है। इसी बात महातिर मोहम्मद ने कह दिया एशियाई मूल्य। वो एशियाई मूल्य बताना चाहते थे, एशिया की परिस्थितियां अलग अलग बताना चाहते थे। जब परिस्थितियां अलग होगी तो अधिकार अलग होंगे। इसलिए जो लास्ट वाली बात फिर आपको याद दिला दें, फिर एक इंटरनेशनल रिलेशन एग्जाम्पल आपको बताएं कि जब कहते हैं मानव का अधिकार, तो पूंजीवादी व्यवस्था का मानव अलग है, पश्चिमी देश का मानव अलग है। कैपिटलिस्ट मानव कैसा है? व्यक्ति अणु के रूप में दिखेगा, अकेला, अलग थलग। वैज्ञानिक तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता की बात करता है। और जो पश्चिमी व्यक्ति है वो स्वाभाविक रूप में मैटेरियलिस्ट है या सेकुलर है। इसे जब हम कहते हैं मानव अधिकार, यहां देखेंगे फिर विचारधारा की लड़ाई आ जाती है। अब मानव अधिकार है तो मानव कैसे है? अणु के रूप में है, तर्क विवेक उसका ज्यादा है, भौतिकवादी ज्यादा है। इसे याद रखिएगा, अगर मानव को आप शरीर के रूप में लेंगे तो यूनिवर्सली मानव एक जैसा है। इसलिए उदारवादी दावा करते हैं कि हम मानव अधिकार का मतलब है हमारा जो अधिकार है पूरी दुनिया में लागू होगा, क्योंकि उदारवादी मानव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं और उदारवादी इतिहास, धर्म, कल्चर को मानते ही नहीं। और दुनिया में फर्क किसका होता है? इतिहास का, धर्म का, कल्चर का। जब हम मानव की व्याख्या साइकोलॉजिकल करेंगे, जैसे बेंथम ने कहा हम ज्यादा सुख लेने वाले प्राणी हैं, जब हम ज्यादा सुख लेने वाले प्राणी है तो स्वाभाविक रूप में मानव, पूरी मानवता तस्वीर एक ही जैसी दिखेगी। बेंथम ने कहा देखो भाई, दुनिया का हर आदमी एक जैसा है, क्या भारतीय क्या अमेरिकी, सुबह सुबह आइसक्रीम खाना चाहते हैं, इंडिया गेट पे टहलना चाहते हैं या खूब चैम्बेट क्लास करना चाहते हैं। ये मानव का नेचर है। अब सुबह सुबह इसको घुमा दो, उसके बाद 2-2 आइसक्रीम दे, देखो क्या हा हा करके दिखेंगे। यहां ऐसे बैठे हैं जेल में बैठे हुए हैं, हवाइयां उड़ रही हैं। यही मानव का स्वभाव है। इसलिए अगर साइकोलॉजिकल तरीके से मानव की व्याख्या करेंगे, पूरी दुनिया का मानव एक है, पूरी दुनिया का मानव एक है तो एक ही जैसा अधिकार दे दो, यही उदारवादी कहते हैं। अब इसी बात में ऑब्जेक्शन है। अब अगर पूरी दुनिया का मानव एक है, अब इसी बात में ऑब्जेक्शन किसके हैं? समाजवादियों के। समाजवादी कहते हैं ना भाई, आपका मानव ऐसा, हमारा मानव ऐसा नहीं है। हमारा मानव कैसे है? सामुदायिक है। वो पहले समुदाय के साथ जाके लंगर खाएगा,
उसके बाद हमारा मानव तार्किक वैज्ञानिक तो है, लेकिन हमारा मानव कैसा है? वो थोड़ा नैतिक किस्म का है, समुदाय के साथ रहता है। ये ऐसा नहीं है तर्क, क्योंकि जहां तर्क है वहां अपनी भलाई का विचार आ जाता है, ऐसा लोग मान के चलते हैं। इसे समाजवादियों ने कह दिया कि मानव की गलत व्याख्या है ये। मानव में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, तर्क या नैतिकता? नैतिकता। तर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो जाती है, नैतिकता नहीं होती। इसी तो आजकल नैतिकता पढ़ाने पर जोर लगा हुआ है कि मशीनी जमाना है। मशीनी जमाने में मानव भी मशीन बनता जा रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं भाई थोड़ा नैतिकता पढ़ लो, नैतिकता पढ़ लो। इस वजह से समाजवादी कहते हैं हम समुदाय में रहते हैं, हम नैतिक हैं, और इसीलिए हमारा उद्देश्य संपत्ति अर्जित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सामुदायिक भलाई होना चाहिए। ये समाजवादियों का मानव है। अब आप देखोगे महिलावादियों से पूछा गया भाई आपका मानव कौन है, उनका पुरुष माइनस मानव, उनका पुरुष तो मानव है ही नहीं है। हमने कहा बहनों ऐसी बात क्यों कह रही हो? कह रहे अभी तक हमारा शोषण कर दिया, तुम कह रहे पुरुष भी मानव है, पुरुष मानव, ये मानव नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मानव क्या है इसी बात में तो अभी तक अंतर है। तब तक महातिर मोहम्मद से पूछा गया कि भाई ये बताओ आपका मानव कैसा है। इसी बात को किशोर महबूबनी ने भी कहा, मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा देखो भाई, ये जो यूरोपीय मानव है, जो फंकी लुक बनाकर घूमता है, जो टैटू बनाकर घूमता है, जिसके पीछे कोई है नहीं, छुट्टे घूमता है, हमारा मानव कैसे है? हमारा मानव कैसे है? परिवार के साथ रहता है। यानी हमारा मानव कैसे है? एक स्कूटर पे 4 लोग बैठे हुए हैं, स्कूटर है, पीछे मैडम बैठी हुई है, 2 बच्चे आगे 2 बच्चे पीछे, उसको लटका रखा है। हमारा मानव ऐसा है, बिना इसलिए आप देखते हो हमारी, देखिए ये एशिया कल्चर है। महातिर मोहम्मद जो बात कही पूरी एशिया में, जापान में भी, जापान इतना इंडस्ट्रियलाइज है, अभी जापान में परिवार की धारणा बहुत ज्यादा है, हर परिवार में बूढ़े आपको दिख जाएंगे। अब देखो यूरोप अमेरिका में जाके आपको थोड़ा सा कल्चरल शॉक लगेगा, किसी फैमिली में जाओगे वहां बूढ़े नहीं दिखेंगे, और हमारे यहाँ दादा जब तक है लठ लेकर, उनका सबसे ज्यादा सम्मान है, वो चले फिरे उससे मतलब नहीं है। परिवार, वहां एक चीज नहीं दिखेगी 1970s में। अब ये अणुवादी उदारवादी मानव का स्वभाव ऐसा रहा, परिवार टूट गया। और हमारे यहाँ जो देखो, इसलिए हमारे यहाँ का जो विवाह है वो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। अब देख रहे हो, ये हम एक ऐसे ताने बाने में रहते हैं, चाचा ताऊ फूफा मामा नाना मौसी, मौसी के मौसी। जब शादी में आती हो जते देश है वीर जवानों का, लोग कहते हैं भाई 1 महीने का बहुत कम कार्यक्रम है, थोड़ा और बढ़ाओ। अब तो पश्चिम की शादी आप समझ रहे हो, 2 लोग गए, अंगूठी पहना, हो गया, तीसरा है ही नहीं है कोई, गवाह तक नहीं है, सोचो। यानी हमारे यहाँ बारात जाती है, ये बहुत बड़ी विषय, बहुत बड़ी धारणा है ये बारात है, परिवार है, ये परिवार है, इसी में हैप्पीनेस है। अब बताओ, आप कहोगे अधिकार ये दो, अब अणु जैसा अधिकार है, अणु जैसा अधिकार हो गया तो अणु जैसा अधिकार हो गया, अगर व्यक्ति अणु है, पापा और बच्चा एक ही जैसा हो गया, टीचर और स्टूडेंट एक जैसा हो गया, तो टीचर की मजाल है कोई बच्चे कुछ कह देगा, और पापा की मजाल है क्योंकि पापा तो पहला है नहीं, पापा खोज जारी है। अरे भाई पापा तो है ही नहीं है, पहले जब परिवार ही नहीं, पापा कहां से रहेगा, वो तो सब, इसलिए बड़ा अजीब सिस्टम है। अब ये कहते हैं पूरी दुनिया में हम एक ही जैसा अधिकार अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करोगे भाई? अब उसी क्राइटेरिया पे आप हमारे यहां देखते हो, क्योंकि हकीकत ये है, नॉर्वे में देखिए, भारतीय जहां भी, नॉर्वे में बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों के बच्चों को राज्य ने छीन लिया है। बड़े सारे भारतीयों ने विदेश मंत्रालय से लिखा हुआ है, विदेश मंत्रालय ने कहा यार क्या लफड़ा पैदा करते हो, हम पश्चिम एशिया देखें, रूस की समस्या देखें, अमेरिका की समस्या देखें, तुम्हारा बच्चा दिलवाएं। उनका अरे भाई बच्चा दिलवा दो, राज्य ने बच्चा छीन लिया है, और आरोप जानते हो भारतीय माता पिताओं पे क्यों है? उन्होंने बच्चों को पीटा है। और हमारे यहां बताओ, पीटा है, पीठ कभी अपनी खोल के देख,
और बच्चे कितने मतलब क्या। अब इसी बात, अब बताओ, अगर ये अधिकार यहाँ पे, क्या यहाँ महातिर मोहम्मद यही तो कहना चाहते हैं भाई, यहाँ के अधिकार आप यहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हो? अरे समाज तो देखो। इसलिए महातिर मोहम्मद कहना क्या है कि आप अधिकार नहीं दोगे। कुछ लोग उनका, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सब एशियाई मूल्य का विचार, जो एशियन वैल्यूज का विचार है, ये इनको एक बहाना मिल गया है अपने तानाशाही शासन को बचाने का। इनको एक बहाना मिल गया है कि तानाशाही शासन का बचा रहे, इसलिए सब ये ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि पश्चिम परिवार की तलाश में है, इसीलिए वहां पे आप देखोगे विचार बदल रहे हैं। महातिर मोहम्मद ने कहा कि अब बताओ, अधिकार सार्वभौमिक होगा या देश काल के सापेक्ष होगा? अधिकार तो देश काल के सापेक्ष होगा। अभी हम ये डिस्कशन करके आपको प्रश्न लिखवा देंगे, उत्तर लिखवा देंगे, तो उसकी चिंता मत करिए। एक बार सुन तो लीजिए अच्छे से। अधिकार सार्वभौमिक होते हैं या मलेशिया के लिए अलग होंगे और अमेरिका के लिए अलग होंगे? क्या अधिकार एक ही जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? क्यों अलग अलग होंगे? कल्चर अलग है, समाज अलग है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप, और दूसरी बात मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, एक अधिकार होने के लिए एक ही जैसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, एक ही जैसी अर्थव्यवस्था चाहिए, एक ही जैसी सामाजिक व्यवस्था चाहिए। वो संभव नहीं है। इसलिए जब आप मानव को हिस्ट्री के बिना, कल्चर के बिना, धर्म के बिना देखते हो, तब मानव की व्याख्या अलग हो जाएगी। अरे मानव कल्चर के साथ रहता है। अब पता चला कि ये बात मार्क्स भी नहीं समझ पाया। मार्क्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था मूल समस्या होती है, बिना अर्थव्यवस्था के बात नहीं बनेगी। हमारे समाज में कल्चर कितना हावी है, आप कभी देखिएगा। कांवरियों में ज्यादातर ऐसे लोग जा रहे हैं जो अपना सब काम धाम छोड़ के जा रहे हैं, आर्थिक नुकसान करके जा रहे हैं। मार्क्स इसकी व्याख्या करने में फेल हो जा रहा है। भाई मार्क्स कहता है कि भाई अर्थव्यवस्था जीवन को चलाती है। तो यहां तो 15 दिन किसी से काम करवा ली, दिल्ली में कोई काम करने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा। सब कहां जा रहे हैं बताओ? कल्चर, हिस्ट्री, समुदाय के कल्चर, हिस्ट्री अलग अलग होते हैं। इसीलिए अब आप देखोगे कि जब पश्चिमी लोग कहते हैं कि भाई बुर्का पहनना मना है, तो लोग कहते हैं भाई आप ये कौन तय होते हो? आप जीन्स अगर पहनना, बिकनी पहनना सभ्य होना है और बुर्का पहनना सभ्य होना है। ये आपकी धारणा गलत है। एक जैसे अधिकार, क्योंकि इनको कहोगे कि महिलाओं को ये कपड़े पहनाए गए तो अधिकार नहीं है। सबको अपने चॉइस के कपड़े पहनने का अधिकार है। कल्चर के हिसाब से बात बनेगी। अब महातिर मोहम्मद ने क्या कहा? एशियाई मूल्य की विशेषता क्या है? परिवार पहले आते हैं। और एशियाई मूल्य की विशेषता क्या है? हमारे समाज धार्मिक है। जब मैं एशियाई समाज की बात कर रहा हूं, क्या साउथ ईस्ट एशिया, क्या पश्चिम एशिया, क्या दक्षिण एशिया, एशियाई समाज कैसे हैं? रिलीजियस। तो हमारे यहाँ यूरोप में 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो धर्म को नहीं मानती। वहां पे नास्तिक लोग हैं कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है धर्म को नहीं मानती हो, क्योंकि वहां भौतिकवाद का चरम विकास है। अब एशियाई समाज बड़े धार्मिक है, स्वभाव से धार्मिक है। तो अब आप चाहोगे कि सेकुलर शासन लाया जाए। इसलिए जब मानवाधिकारों की घोषणा आई थी 1948 में, तो सऊदी अरेबिया ने इसी बात पे ऑब्जेक्शन किया था। सऊदी अरेबिया ने कहा था कि आप जो मानवाधिकार को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास कर रहे हो, और मानवाधिकार में पश्चिमी धारणा में धार्मिक अधिकार बिल्कुल रहेगा, धार्मिक अधिकार में धर्मांतरण का भी अधिकार रहेगा। कई देश इसको नहीं देते। इसलिए सऊदी अरेबिया ने इस अधिकार पर, सार्वभौमिकता पर ऑब्जेक्शन उठाया था। और यही बात महातिर मोहम्मद की है कि सेकुलर होने का मतलब ही मानव नहीं है, धार्मिक व्यक्ति भी मानव हो सकता है। और धर्म और सही मायने में विज्ञान का विरोध नहीं है। और जब ये दोनों चीजें रहेंगी तो एशियाई समाज में सत्ता का भी सम्मान होता है। हम अथॉरिटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब है, देखिए, सत्ता के सम्मान का मतलब है अपने अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कर देना गैर लोकतांत्रिक नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र की टेक्निकल बात अगर देखोगे, डेमोक्रेसी का टेक्निकल मतलब देखोगे, फिर तो ये होता है भाई 18 वर्ष के ऊपर जो भी मतदान का अधिकार जिनके पास है सब बराबर है। तो सब बराबर है, तो क्या बड़ा क्या छोटा, सब बराबर हो गए। तो फिर बड़े छोटे की बात ही नहीं सुनेगा।
इसका मतलब ये हो गया, कई बार सत्ता होने न होने का फर्क क्या होता है? आप सत्ता से इस समय बाहर हैं, परिवार की सत्ता आप पे नहीं है। इस समय आप हैं, बड़े बुजुर्ग की सत्ता नहीं है। इसलिए आप जानते हो, कई बार बच्चे कहते हैं ऑनलाइन आए ऑफलाइन आए। मैं कहता हूं ऑफलाइन आओ, कुछ तो मुझसे डरोगे। 2 घंटे इतने जवान बच्चों को 2 घंटे डिसिप्लिन बैठाना 2 मेढक को तोलने जैसा है। ऑनलाइन में वो डिसिप्लिन नहीं हो पाता, हमें पता है। आधा घंटा देखोगे, फिर कोई दोस्त आ गया, अरे यार चलो चाय पी के आते हैं, क्या क्लास कर रहे हो, कर लेना हमेशा, रिकॉर्डिंग तो है ना। वो रिकॉर्डिंग कभी देखी नहीं जाती, वो रिकॉर्डिंग ही बन जाती है। इसे सत्ता का थोड़ा तो फर्क होता है, क्योंकि पता चला घर से आए और यहाँ के फुर, घर पे ये नहीं कर पाओ क्योंकि माँ मुंह सूंघ लेगी। घर में मजाल है कि सिगरेट पियोगे, धुआं हर जगह महक जाएगा, पिताजी। उसके बाद, और एक कहानी तो शायद मैंने आपको बताई, मैं सच में कहानी बता रहा हूं। एक कहानी तो मैंने आपको पता नहीं बताई कि नहीं बताई मेरे बच्चों, सत्ता का सम्मान कैसा होता है। यदि भारी अलोकतांत्रिक है, लेकिन पता चला इसी इसी बहाने बच्चों का। मैं तो कैसी स्टोरी आपको बता रहा हूं, मेरे दोस्त ही हैं, टीचर हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं था, जब देखो पिछले दरवाजे से निकल के भाग, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, जुनून सवार था उस पर। ये स्टोरी उनकी पत्नी ने बताई, मैं सच बता रहा हूं मैं आपको। उनका मुझे इतना गुस्सा आया, और एक दिन मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी बेटियों को बाहर किया। उसने एक डंडा उसके हाथ में दिया, एक डंडा का, अब तुम्हारे बीच लड़ाई होगी, या तो तुम मुझे पीटोगे या मैं तुम्हें पीटूंगा, कि तुम्हारी आदत खराब है। अब बच्चा ने कहा, उन्होंने बच्चे को ऐसे ही पीटना शुरू किया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। टीचर को ऐसा देखते हुए लोग दंग रह गए, कहे अरे आप ऐसे व्यक्ति। लेकिन उस घटना से बच्चे का व्यवहार ऐसा चेंज हो, आज वो IITian है, और पूरी फैमिली, भाई दोस्त है तो फैमिली कभी आती रहती है। ये घटना मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं। आज के बच्चों को इग्नोर किया, कूटा नहीं भी कम किया, इग्नोर किया। आज के बहू, माई गॉड, यही महात्मा मोहम्मद कर रहे हैं, सत्ता का सम्मान होना चाहिए, बड़ों से सीखो। दादा है तो पता नहीं कितनी स्टोरी जीवन के बता जाएंगे। अब आप कहते हो दादा बुरे हैं, पापा बुरे हैं, ये इंटरफियर करते हैं, पापा सेहत के लिए हानिकारक है। बताओ, ऐसी बात कहते हैं पापा सेहत के लिए हानिकारक है। यही कल्चर है, इसीलिए एक जैसा मानवाधिकार नहीं हो पाएगा। इसलिए अधिकार सार्वभौमिक है, सापेक्षिक है, यही पूरा डिबेट होता है।